विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। ऑल राइट, ओके। अब योगेन जी आपने आर्टिकल जो लिखा, मैंने उसकी प्रमुख बातें बताई और वाकई योगेन जी आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि देखिए जी, सबूत अभी तक बेईमानी का एक भी नहीं है, और योगेंद्र जी रोज ये कहने लगते हैं कि भाई वोट चोरी, आप उसके सुर में अपना सुर मिलाने लगते हैं। आपने बहुत अच्छा किया कि आपने इस आर्टिकल में लिख दिया योगेंद्र जी कि अभी तक सबूत जो आए हैं उनसे सिर्फ शक पैदा होता है, बेईमानी या वोट चोरी साबित नहीं होती है। योगेंद्र जी शुक्रिया मानिक भाई। कई चीजें हैं, आखिरी बात से ही शुरू करता हूं। जो आपने कहा बिल्कुल सही बात है। देखिए, मैं बहुत चिंतित हूं पिछले कुछ हफ्तों से इस वोट चोरी वाले मामले को लेके। चिंतित इसलिए हूं कि इसका कोई एंड गेम नहीं है। बाकी हर चीज का एंड गेम होता है, चुनावी दंगल का एंड गेम होता है, कोई जीत जाएगा कोई हार जाएगा। ये जो चल रहा है इसका अंत में होगा क्या, हम किस रास्ते पे जा रहे हैं, मुझे बहुत चिंता होती है। बाकी चीजों पे आप पोजीशन लेते हैं, एक पार्टीजन पोजीशन भी हो जाता है। और मैंने बार बार कहा है कि चुनावी इलेक्टोरल इंटीग्रिटी का जो सवाल है, चुनाव सही है चोरी हुई, इस सवाल के ऊपर बेहद सावधानी, सामान्य से कहीं ऊंचे दर्जे की सावधानी बरती जानी चाहिए दोनों तरफ से। जो आरोप लगाए उन्हें भी और जो जवाब दे उन्हें भी। अब तक जो आरोप लगाए गए, जैसा आपने पढ़ के बताया, ये आरोप सामान्य से ज्यादा वजनदार है। आरोप लगाने वाले व्यक्ति के लिहाज से, आरोप जिस तरह के प्रमाण दिए हैं उसके लिहाज से। वो जो आपने पनवेल और कुंदरकी का जिक्र किया है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पनवेल में ये सारे आरोप चुनाव होने से पहले लगाए गए थे, सबूत दिया गया था। उन्होंने चुनाव आयोग को पूरा प्रमाण दिए थे कि इतने हजार लोग फर्जी हैं, चुनाव से पहले, बाद में नहीं। और कुंदरकी में जो हुआ उसके मैंने प्रमाण देखे हैं। कम से कम मैं व्यक्तिगत रूप से पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि कुंदरकी के जो प्रमाण हैं वो पूरी तरह साबित करते हैं कि फ्रॉड था वो चुनाव। मैं बहुत संभल के इस शब्द का इस्तेमाल करता हूं, दिन रात नहीं करता। कुंदरकी में जो हुआ वो शुद्ध फ्रॉड था। क्या बाकी इस जगह पे ऐसे सबूत मिल गए हैं? जी नहीं। अभी तक आपने बिल्कुल ठीक बताया, अभी तक जो प्रमाण हैं, जो कुछ विपक्ष ने रखे, वो शक पैदा करने के लिए पर्याप्त है, पर्याप्त से भी ज्यादा है। जांच के आधार बनाने के लिए पर्याप्त से बहुत ज्यादा है। क्या अंतिम प्रमाण दे सके हैं? नहीं। अच्छा, ठीक है। पर अंतिम प्रमाण कैसे आएगा? मैं सिर्फ एक बात आपको अंडरलाइन कर देना चाहता हूं। अंतिम प्रमाण कौन देगा, कैसे आएगा? अंतिम प्रमाण तब आएगा जब मुझे पता लगे कि इन 1 लाख लोगों में से जो वहां पे थे महादेवपुरा में, उनमें से कितनों ने वोट दिया, और जहां पे इन लोगों ने वोट दिया वहां पे बीजेपी का वोट कितना बढ़ा और घटा। अब कितनों ने वोट दिया इसका आंकड़ा तो चुनाव आयोग के पास है ना। तो चुनाव आयोग खुद अपना ताला लगा के बैठा है और कह रहा है वो दस्तावेज लगाओ जिसके ऊपर वो खुद ताला लगा के बैठा। योगेंद्र जी, जब तक चुनाव आयोग नहीं शामिल होगा तो कैसे प्रमाण? पर ये जो महादेवपुरा है, इसमें बीजेपी तो बाकायदा डिटेल्स दे रही है, और वो आंकड़े इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी हैं। हर चुनाव में, पिछले 4 चुनाव आप चले जाइए, वहां 60% बीजेपी वोट लेती है महादेवपुरा में, 60% तक वोट जीतती है। तो इस बार फिर यह कहना कि बीजेपी इसलिए जीत गई क्योंकि महादेवपुरा में बेईमानी हो गई, वहां 1 लाख वोटों में यह फर्जीवाड़ा हो गया, समझ नहीं आया ये। देखिए 1 लाख वोट यदि ऐसे हैं जो कि संदिग्ध हैं, अभी हम नहीं जानते कि फर्जीवाड़ा हुआ है, हम केवल जानते हैं कि वो संदिग्ध हैं। पहली प्राइमा फेसी ये मामला बड़ा अजीब लग रहा है। इसमें होना क्या चाहिए? जांच होनी चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जुमला फेंक दिया, मैं 1.5 लाख लोगों को कैसे नोटिस दे दूं। भाई साहब, आपसे नोटिस देने को कोई कह ही नहीं रहा था, आप खुद इंटरनल जांच करवाइए ना। और एक सिंपल सी बात है यहां पे कि चुनाव आयोग ये क्यों नहीं कहता, चलिए मान लीजिए नेता विपक्ष ने नहीं कहा, चलिए मेरे जैसे किसी सड़क पे चलते व्यक्ति ने कह दिया, आरोप तो गंभीर है, आप जांच क्यों नहीं करवाते? इंटरनल जांच भी अभी तक चुनाव आयोग ने नहीं करवाई है। जबकि ऐसी चीज हो तो वहां बेसिक रूल होना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, कि जिन लोगों ने वोटर लिस्ट बनाई वो उसकी जांच नहीं करेंगे, जांच कोई बाहर से करेगा। इस देश के किसी जज को बुलाइए, ऐसा जज जिसकी ऐसी रेपुटेशन हो कि कोई राहुल गांधी उस पर उंगली ना उठा सके, कोई तेजस्वी उंगली ना उठा सके, ऐसे जज से करवा लीजिए। क्यों डर लग रहा है? ठीक है योगेन जी, एक चीज और, महाराष्ट्र की क्योंकि बात हुई और बार बार महाराष्ट्र में, और आपने भी अपने आर्टिकल में लिख दिया कि 48 लाख वोटर जुड़े, 9 लाख कटे लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच। लेकिन योगेन जी, आप तो सेफोलॉजिस्ट रहे हैं और मुझे पता है कि आप बहुत डेटा में रहते हैं और बहुत रिसर्च भी करते हैं, पढ़ते लिखते हैं। तो आपने ये भी देखा होगा योगेन जी
ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि 48 लाख वोटर लोकसभा और विधानसभा में महाराष्ट्र में जुड़ गए। पिछले चुनाव में 30 लाख जुड़े थे, उससे पिछले चुनाव में भी करीब 20-25 लाख जुड़े थे। तो ये 48 लाख का आंकड़ा इतना बड़ा करके बताया जा रहा है जैसे पता नहीं 50 लाख, और राहुल गांधी 1 करोड़ कहने लगे हैं। वो 1 करोड़ तो नहीं, कहीं नहीं है आंकड़ा। 1 करोड़ का प्रमाण मैंने कहीं नहीं देखा है। 57 लाख कहना सही होगा, क्योंकि 48 लाख जुड़े, 9 लाख कटे, इसलिए लोग 39 बोल देते हैं, पर 39 सही नहीं है, 57 लाख का आंकड़ा है। इसमें 2 नई चीजें हैं जो विचित्र है। नंबर 1, इससे पहले के 3 जितने भी आपने एग्जाम्पल दिए, उसमें अगर आप 5 साल में जुड़े हुए वोट और अंतिम 6 महीने में जुड़े हुए वोट की तुलना करें तो हर बार 5 साल में ज्यादा जुड़े थे, अंतिम 6 महीने में कम जुड़े थे। ये पहली बार है कि 5 साल में कम जुड़े और अंतिम 6 महीने में ज्यादा जुड़े। नंबर 2, भारत सरकार एडल्ट पॉपुलेशन के आंकड़े जारी करती है। महाराष्ट्र पहला इंस्टेंस है, महाराष्ट्र में पहली बार हो रहा है कि महाराष्ट्र की जितनी एडल्ट पॉपुलेशन है उससे ज्यादा वोटर है। इन 2 चीजों के आधार पर शक की गुंजाइश बनती है। और बिल्कुल आप सही कहते हैं, मैं अभी भी कहता हूं कि इस सबसे जांच का आधार बनता है, शक का आधार बनता है। अंतिम प्रमाण अभी नहीं है, लेकिन अंतिम प्रमाण चुनाव आयोग के शामिल हुए बिना, चुनाव आयोग के पारदर्शिता के बिना अंतिम प्रमाण आ ही नहीं सकता किसी के पास। ओके। और जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि अभी तो मैंने 1 सीट का सबूत दिया है, अभी तो बाकी प्रदेशों में भी मैं सबूत दूंगा, ऐसा लग रहा है, आप सही कह रहे हैं योगेंद्र जी, इसका कोई एंड गेम फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। यानी ये मुद्दा भी आपके हिसाब से और बड़ा, पूरे देश में देशव्यापी बनने वाला है। बनेगा अगर चुनाव आयोग इस तरह के काम करेगा तो। आप बताइए और हो क्या सकता है। चुनाव आयोग, मतलब वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो एक मायने में टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट कह लीजिए या फॉलिंग पॉइंट कह लीजिए उसको, कि उसमें बिल्कुल साफ था कि भाई हम कोई जांच नहीं करवाएंगे, कुछ नहीं करवाएंगे, तुम सबूत दो, तुम देश से माफी मांगो। इसका मतलब है कि हम किसी किस्म, मतलब ठीक है आपको राहुल गांधी से प्रेम नहीं है, कोई बात नहीं, पर आपको इस देश की जनता से तो प्रेम है ना। आप चाहते हैं कि इस देश की जनता आप में भरोसा करे। आप ऐसा क्यों नहीं करते जिससे जनता भरोसा कर सके। इसलिए मुझे बहुत चिंता है इस चीज को लेकर। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद योगेंद्र जी। राष्ट्र की बात, मैं वैसे एक सर्वे पे टिप्पणी करना चाह रहा था, अगर आप अनुमति दें। हाँ, बोलिए ना। क्योंकि मैंने जीवन भर सर्वे किया और मैं सर्वे का सम्मान करता हूं, और मैं उन लोगों में से नहीं हूं सर्वे देखते गाली देना शुरू करते हैं। मैं अमिताभ जी से आग्रह करूंगा 2-3 चीजों की वो शेयर करें। आपने सही बताया, आपने ग्रामीण और शहरी बताया, आपने महिला पुरुष बताया, लेकिन चूंकि आपने सर्वे टेलीफोन से किया है बिहार में, और अच्छा किया आपने स्पष्ट रूप से बताया। आप ये भी बताएंगे कितने गरीब थे, कितने अमीर थे, कितने शिक्षित थे, अशिक्षित थे, या बिहार है तो चलिए जाति बता दीजिए, उससे थोड़ा विश्वास बनेगा। नंबर 1। नंबर 2, जब मैं सर्वे करता था तो मैंने एक चीज सीखी थी, लोगों से कभी वो सवाल नहीं पूछना चाहिए जिसकी जानकारी उन्हें नहीं। तो बजाय ये पूछने के कि आपके पास चुनाव आयोग द्वारा मांगे गए 11 दस्तावेज हैं या नहीं, अगर मैं ये पूछूंगा आप लोगों से, आप ऐसा कीजिए सर्वे में पूछ दीजिए आपके पास अमेरिकी कोई ऐसी डिग्री है या नहीं है ना। जब ऐसे सवाल हम पूछते हैं, सामान्यतः जो हम किया करते थे, हो सकता है अमिताभ जी ने किया हो सकता है ना किया हो, हम सबसे पहले पूछते थे क्या आपको जानकारी है कि चुनाव आयोग ने दस्तावेज मांगे, क्या आप जानते हैं कौन से दस्तावेज मांगे। उसके बाद जिसे जानकारी होती थी उससे पूछते थे कि आपके पास ये है कि नहीं है। जिसे जानकारी नहीं उससे मैं क्या प्रश्न पूछूंगा। दूसरा, कभी भी मैं ये प्रश्न नहीं पूछता आपके पास 11 दस्तावेज हैं कि नहीं। इसके दूसरे भी हुए, सीएसडीएस ने भी किया है, हम लोगों ने भी सर्वे किया है। हम लोगों ने जो किया, हो सकता है उनके पास समय की कमी रही हो, दिक्कत होती है, ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स होते हैं। तरीका पूछने का ये है, क्या आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, क्या आपके पास पासपोर्ट है, क्या आपके पास मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है। फिर उसके बाद देखिए कि 11 में से एक है कि नहीं है। अगर अमिताभ जी इसको दोबारा करें, टेलीफोनिक सर्वे है, 2 दिन में आप दोबारा भी कर सकते हैं, आप वो करके आंकड़े लेके आइए, मुझे बहुत रुचि रहेगी और मुझे विश्वास है कि सच देश के सामने आएगा। अमिताभ एक टिप्पणी करेंगे, उसके बाद योगेंद्र जी भी चले जाएंगे। बोलिए अमिताभ। योगेंद्र यादव जी हम सबके मेंटर हैं और सीनियर हैं इस इंडस्ट्री में, तो जो भी उन्होंने हमें आगे के सर्वे के लिए गाइडलाइंस बताएं, हम उनको जरूर फॉलो करेंगे और उसको उपयोग करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच योगेंद्र जी, बहुत धन्यवाद राष्ट्र की बात में आने के लिए। आरपी सिंह